हेलो फ्रेंड्स। हॉस्टल वार्डन के डेली स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आज हमारा डे 3 है आई थिंक, और इसमें हम लोग एमसीक्यू सीरीज करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में आज अपने को प्रिंटर करना था, तो प्रिंटर से कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। कोशिश करिए क्वेश्चंस को सही आंसर करने का पहले। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, या कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में ना हम लोग हैमर या हथौड़े का उपयोग, प्रिंटर में हैमर या फिर हथौड़े का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए। और नॉन इम्पैक्ट में तो हथौड़ा या हैमर का उपयोग नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज होता है उसमें। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो आप याद रखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजीविल प्रिंटर, ये दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। इसको याद रखना है आपको। बाकी दोनों जो दिख रहे हैं, इंकजेट और लेजर, ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जांपल है, या मतलब प्रकार हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दूसरा प्रश्न है, डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है, इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट का हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दो होते हैं, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी का मतलब जो प्रिंटेड मटेरियल है, याद रखना, जो प्रिंटर से अपन प्रिंट निकालते हैं तो कागज में जो छप के आता है वो प्रिंटेड मटेरियल होता है। वो प्रिंटेड मटेरियल क्या होता है, हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर आप लोग देख रहे हो, लाइक पीडीएफ हो गया, ठीक है, एमएस वर्ड में कोई फाइल हो गया, और और भी कुछ फाइल हो सकते हैं, लाइक पीपीटी प्रेजेंटेशन के फॉर्म में कोई फाइल है। जितने फाइल वाले पोर्शन होते हैं वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछा गया हार्ड कॉपी क्या है, तो प्रिंटर द्वारा पेपर में छपा हुआ मटेरियल क्या है, हार्ड कॉपी है, याद रखना। डेली देखिए, एक चीज समझिएगा, डेली जो आपको स्टडी प्लान मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग बस पढ़ते जाओ, डेली पढ़ते जाओ, एक भी दिन स्किप मत करना। भले मैं एक आध दो दिन स्किप कर दे रहा हूं, आप लोग स्किप मत करना आपको, क्योंकि वीकली प्लान मिल ही जाता है। तो वीकली प्लान जब मिल ही गया है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं गारंटी देता हूँ हॉस्टल वार्डन आप निकालने के एकदम करीब पहुंच जाओगे, या आपका एग्जाम भी निकल जाएगा। ठीक है, एकदम बस मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आपका ही प्रश्न है, प्रिंटर कितने प्रकार के हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्रिंटर के कितने प्रकार हैं, दो। वैसे तो प्रिंटर के कई प्रकार मिलेंगे, बट बेसिकली हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में हैमर का उपयोग होगा, ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट में हैमर का उपयोग नहीं होगा, बस इतना याद रखना है। डैश को इंकलेस प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। इंकलेस मतलब उसमें किसी तरह का इंक का प्रयोग नहीं किया जाता, इंकलेस प्रिंटर का कहा जाता है। तो इंकजेट प्रिंटर में तो पहले से इंक आ गया, इसमें इंक डलता ही है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कोई प्रिंटर नहीं है। थर्मल प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो इम्पैक्ट प्रिंटर है और उसमें भी इंक का उपयोग रिबन के फॉर्म में किया जाता है आई थिंक। थर्मल प्रिंटर में इंक यूज नहीं होता। इसमें क्या होता है, थर्मल प्रिंटर में एक थर्मल, थर्मल का मतलब होता है गर्म करने वाला कोई चीज, तो एक हीटर लगा होता है, थर्मल हीटर। ये हीटर ना कागज को गर्म करता है, तो इस थर्मल प्रिंटर के कागज में ही इंक इंक जैसा कुछ मटेरियल लगा होता है, वो गर्म होके क्या हो जाता है, उसमें आकृति छपना चालू हो जाता है। तो थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें इंक का यूज नहीं किया जाता, याद रखना। इसमें एक स्पेशल टाइप के कागज का उपयोग किया जाता है। ओके, निम्न निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो डेजीविल प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर, याद रखना, डेजीविल और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सब इम्पैक्ट प्रिंटर है। एक लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देता है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला होता है, डॉट मैट्रिक्स की तुलना में ज्यादा खर्चीला होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट देता है। तो याद रखना, लेजर जो प्रिंटर है उसमें लेजर टेक्निक का उपयोग किया जाता है, तो वो डेफिनेटली इंकजेट प्रिंटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंट आउट देगा।
इंकजेट प्रिंटर की तुलना में कम खर्चीला मतलब महंगा आता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। लेजर प्रिंटर 20-25 हजार से अच्छे क्वालिटी वाला 20-25 हजार, 15-20 हजार में भी आ जाता है, बट अच्छा वाला लेजर प्रिंटर 20-25 हजार से चालू हो रहा है। और इंकजेट प्रिंटर तो 7 हजार 6 हजार से चालू हो जाता है, तो कम खर्चीला नहीं है। इंकजेट प्रिंटर की तुलना में ज्यादा खर्चीला, तो यही एक गलत है। तो सही कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4। ओके। लेजर प्रिंटर किसका प्रकार है? तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटिंग का उदाहरण है, याद रखना, इंपैक्ट का नहीं है। स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? स्याही जेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर है, इंक प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है या ब्रांड प्रिंटर है? देखो याद रखना, कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब क्या होता है? एट ए टाइम में एक कैरेक्टर को छापेगा। लाइन प्रिंटर का मतलब होता है एट ए टाइम में एक लाइन को छापेगा। पेज प्रिंटर का मतलब होता है एक एट ए टाइम पे पूरे पेज को वो प्रिंट कर देगा। तो ये जो आपका स्याही या जेट प्रिंटर या ब्रांड प्रिंटर है, वो एक्चुअल में लाइन प्रिंटर है, वो एट ए टाइम में एक लाइन को प्रिंट करता है। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस हैं? तो आपको पता है कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो जो प्रिंटर है, ये जो प्रिंटर है वो कैसा डिवाइस है? एक आउटपुट डिवाइस है। ओके, समझ रहे हैं? अब मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सबको करने हैं। मैथ्स का कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं आज, आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज से क्वेश्चन करना था। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट से कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है 450 रुपए मूलधन पर, मतलब आपको मूलधन दिए हैं 450 रुपए, मूलधन पर 2 वर्ष के लिए, टाइम दिया है 2 ईयर्स। 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं पता है। यदि 4 वर्ष बाद ₹1 पर साधारण ब्याज की दर उसी दर से कितना मिला है? 0.40 पैसा, मतलब 40 पैसा मिला था। ध्यान से समझना इस चीज को। दो कंडीशन डाला है कि एक और कंडीशन है इसमें मूलधन कितना दिया है? ₹1, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, उसी ब्याज टाइम दिया है 4 वर्ष, ये 4 वर्ष लिखा है ना। और क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 40 पैसा, 40 पैसा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल मूलधन ₹1 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, टाइम 4 साल है और इंटरेस्ट 0.40 रुपीज है, मतलब 40 पैसा है। तो इसको अगर सूत्र आपको पता है, सूत्र क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 40 पैसा। प्रिंसिपल ₹1 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, जो निकालना है, टाइम 4 दिया है और ये 100 हो गया। ये 100 40 पैसे से गुणा होकर 4 हो जाएगा, है ना। 4 बराबर 4R, तो R बराबर 1% आ रहा है, ये 40 होगा, ये 40 हो जाएगा। 4 दहम R बराबर 10%। R कितना आ रहा है? 10%। अब यहाँ पर आप आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका एक्चुअल में था, प्रिंसिपल 450 है, टाइम 2 वर्ष है, आई निकालना है और R आपको पता है कितना आ रहा है? 10% आ रहा है। तो कैलकुलेट कर लो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। P कितना दिया है आपको? देखो, P 450 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10 है और टाइम जो है 2 साल है। ऐसे गुणा कर लो, काट लो, 45 दूनी 90। कितना आंसर आ जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का 90। ठीक है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। मोहन ने सोहन को 2 वर्षों के लिए 600 रुपए उधार दिए। मोहन ने, जो मोहन है, ये सोहन को 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना दिया है? 2 ईयर्स, कितने रुपए उधार दिए? प्रिंसिपल 600 रुपए। तथा राम को, ये मोहन ने राम को 4 वर्षों के लिए कितना रुपए उधार दिया? 150 रुपए उधार दिए। दोनों को मिलाकर 90 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ, दोनों से मिलाकर 90 रुपए क्या मिला? दोनों से मिला के सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब बताइए, दर बताना है। तो मान लो दर यहाँ पर R है, तो यहाँ भी दर R है, दर सेम है। तो चलो निकालते हैं, यहाँ से पहले सोहन वाला निकाल लेते हैं। पहले हम लोग
सोहन का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी बटे 100। पी कितना है, 600 है। आर कितना है नहीं पता, टाइम कितना है 2 साल है, और ये कट गया तो 6 दूनी 12 आर आ गया। कितना आ गया, 12 आर। इसको मान लो सिंपल इंटरेस्ट 1। अब राम का निकाल लो, इसको मान लो सिंपल इंटरेस्ट 2। तो कितना है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। P कितना है, 150 रुपये है। आर नहीं पता है, टाइम 4 साल है, बटे 100। एक जीरो कटा, 2 दूनी और 3 5 5 दिया, तो कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। अब क्वेश्चन ने बोला है दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है। मतलब SI1 और SI2 दोनों को जोड़ दोगे तो 90 आता है। मतलब 12R और 6R को जोड़ोगे तो 90 आएगा। 12R और 6R को जोड़ने से कितना आ रहा है, 90। तो 18R बराबर 90, तो R बराबर आ जाएगा 5। 90 बटे 18 करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5% हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपए अधिक है। सीधे से बोल रहा है किसी निश्चित धन पे, धन नहीं पता, धन मान लो पी है। किसी निश्चित धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज, मतलब पी गुणा दर 4% दिए है तो पीआरटी करो 4%, और 4 समय दिए है 4 वर्ष। ये जो दर होगा उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों पर प्राप्त ब्याज पे 80 रुपए अधिक होगा। बोलो दोनों घटा दो, और कुछ नहीं करना, दोनों घटाना है। पी 5 और 3 वर्ष के लिए बस को घटाओ, कितना आ रहा है, 4 चौक 16, 5 दिए 15, तो 16P बटे 100 माइनस 15P बटे 100। इनको घटाने से कितना आता है, 80 रुपए आएगा, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला रकम जो है 80 रुपए ज्यादा है इससे, तो घटा दो। 1P बराबर 80, तो P बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुणा 100, कितना हो जाएगा, 8000। कितना आ जाएगा, 8000। सही आंसर हो जाएगा 8000। इजी सा क्वेश्चन था। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में दुगना हो जाता है। कोई धन जो है 10 वर्षों में दुगना हो जा रहा है, मतलब उसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल हो जा रहा है, दोनों बराबर हैं तभी तो अमाउंट डबल होगा ना। तो देखो, तो कोई धन है, मान लो ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। अब आर नहीं पता अपने को, बट समय पता है 10 वर्ष, तो यहाँ 10 लिख लो, एक जीरो कटा, पी भी कट गया, तो 1 बराबर आर बटे 10, तो आर बटे आ जाएगा 10%। सीधा सा आंसर है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन जीएस से क्वेश्चन देख लेते हैं। जीएस से क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है, तो ये होता है एनडीसी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये इसको अंतिम मंजूरी देता है पंचवर्षीय योजनाओं को। आज आपको इकोनॉमिक्स के 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन करना था, आज मैं हिंदी के क्वेश्चन नहीं ऐड कर पाया हूँ, और ज्योग्राफी क्वेश्चन भी ऐड नहीं, आज इतना ही हो पाया, थोड़ा लेट भी चल रहा था मैं। चलिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई, तो भारत में टोटल 14 पंचवर्षीय योजनाएं थे, याद रखना, जिसमें पहला हुआ था 1951 प्लस 5 जोड़ लेना, तो 1951 से 1956 तक ये पहला पंचवर्षीय योजना था। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। देखिए जितने पंचवर्षीय योजना है ना कुछ मॉडल पे आधारित है, तो ये वाला जो था हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, याद रखना, हेरल्ड डोमर मॉडल पे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो ये कृषि का विकास पर था, याद रखना, कृषि का विकास। पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर विकास था। कब योजना अवकाश घोषित किया गया था, तो याद रखना तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। आप लोग इकोनॉमिक्स आई थिंक मेरे को लगता है पढ़े होंगे, और इसलिए याद रखना पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एक क्वेश्चन आ सकता है यहां से। ठीक है, तो चलिए अब कल मिलते हैं एक नए, कल आपको स्टडी प्लान बता दूंगा, उसके बाद आप उसकी प्रिपरेशन करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करिएगा।